जी आइए सर, तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे टैक्सेबिलिटी ऑफ परकोजेट्स। आज हम अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता है? ध्यान से देखिए प्लीज। सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी में सबसे पहले कार दे सकता है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दे दे ऑफ कार। हमने अपने एम्प्लॉय से कहा भाई आप कार ये यूज करो, जी। तो सर हम बात कर रहे हैं कार फैसिलिटी की। कार फैसिलिटी में हमें अपने पास क्या देखना है? मान लीजिए एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो कार फैसिलिटी में क्या क्या चीजें दी जा सकती है? सबसे पहले हम कार दे सकते हैं। हमने एम्प्लॉय को कार दी, एम्प्लॉय कार यूज करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस के पैसे दे दें। हमने कहा जी कार में जो पेट्रोल डलेगा उसके पैसे दे देंगे, कार की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो हम दे देंगे, कार की हम सर्विसिंग करा देंगे। ठीक है। और तीसरा हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ड्राइवर या शॉफर प्रोवाइड करे फॉर कार। ठीक है। तो अब हम अपने पास कार फैसिलिटी में ये देखने जा रहे हैं कि इन तीनों फैसिलिटीज के ऊपर टैक्स कैसे कैसे चार्ज किया जाएगा। मोटर कार फैसिलिटी। अच्छा, कार फैसिलिटी में क्या जरूरी है क्या कि हम अपने एम्प्लॉय को कार दें ही? सर ऐसा भी तो हो सकता है एम्प्लॉय को कार दी ही ना जाए। एक एम्प्लॉय मेरे पास जॉब करता है, मैं उसे कार फैसिलिटी देना चाहता हूँ। हमने कहा सर हम आपको कार देंगे यूज करने के लिए। उसने कहा सर कार तो है मेरे पास। हमने कहा एक और ले लो। उसने कहा सर ये जो है इसी को खड़े करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसने कहा सर ऐसा है, कार तो मुझे नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो, इसकी रनिंग के एक्सपेंसेस के पैसे दे दो। हमने कहा ठीक है, आप कार की जगह कार के पेट्रोल के पैसे ले लो। तो मैं ये कह रहा था, कार देकर भी हम कार फैसिलिटी दे सकते हैं, और कार फैसिलिटी कार दिए बिना भी दी जा सकती है। तो मोटर कार फैसिलिटी, व्हेन मोटर कार is provided by employer। तो पहला केस है व्हेन कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, और देखिए सेकंड केस प्लीज, व्हेन मोटर कार इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। कार फैसिलिटी के लिए हम कार दे भी सकते हैं, और कार फैसिलिटी बिना कार के भी दी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपने पास एम्प्लॉय को कार नहीं दी, बस कार फैसिलिटी दे दी। कार फैसिलिटी कैसे? सर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, हमने उसको ड्राइवर दे दिया, है ना। अब देखिए सर, ये जो कार हम दे रहे हैं इसका यूज किस तरह से हो सकता है? मान लीजिए कार दी जाए फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी और कहा सुनो बेटा ये जो कार है ना, इसको लेकर किसी पर्सनल काम से मत जाना, कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के काम के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी।
तो इनकम टैक्स क्या कहता है, अगर ऑफिशियल यूज के लिए दी जाए ना तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट, इस पर टैक्स चार्ज नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है कार सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए दिया जाए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी और कहा इसको आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज में लाना, घूमने चले जाओ गाड़ी लेकर। अब क्या होगा सर, देखिए 3 फैसिलिटीज है, हमने भी डिस्कस किया। पहली फैसिलिटीज मोटर कार, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी। दूसरा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और तीसरा शोफर। ठीक है ना, 3 फैसिलिटीज हो सकती हैं। तो पहली बात मोटर कार, सर कार के ऊपर टैक्स कैसे लगाएं, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, उसके लिए हम लेंगे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल हायर चार्जेस। टेन परसेंट पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस, whichever is lower या higher as the case may be। सर जरा बात को समझिए प्लीज। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कब लिया जाएगा सर, ये हमने ना कल पढ़ा था यूज ऑफ मूवेबल एसेट में। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं when car is owned by employer। और एक्चुअल हायर चार्जेस कब लेते हैं, when car is not owned by employer। एम्प्लॉयर ने कार किराए पर ली और एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दी। तो अगर एम्प्लॉयर कार किराए पर लेकर यूज करने के लिए दे दे तो इस केस में हमारे पास हम एक्चुअल हायर चार्जेस ले लेंगे। और अगर कार एम्प्लॉयर की अपनी है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। सर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस और शॉफर अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे तो इस केस में जो भी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर कहिए या कॉस्ट टू एम्प्लॉयर कहिए, एक ही बात है, आप कुछ भी कह दीजिए, इट शैल बी टैक्सेबल। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर या कॉस्ट टू एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। सर देखिए इस केस में पहला केस क्या था, पहला केस था हमने अपने एम्प्लॉय को कार दी, मिस्टर ए जॉब कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में। सर किसी का ना अनम्यूट हो गया, कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लीज म्यूट कर लीजिए। मिस्टर ए ने XYZ लिमिटेड में जॉब ज्वाइन की, कंपनी ने इनसे कहा सर हम आपको कार दे रहे हैं। देखिए पहले केस में हमने क्या कहा था, हमने कहा था सिर्फ इसको पर्सनल यूज में लाना, मतलब कार से घूमने के लिए जाना, ऑफिशियल यूज में इस्तेमाल मत करना। सर अगर मैं मल्टीपल गाड़ियां दे देता हूं, एम्प्लॉय को कहता हूं एक कार घर के लिए अलग, ऑफिस के लिए एक कार अलग, तो मैटर अलग है। अदरवाइज एक बात सोचिए, सर मैंने कार दी और मैं कहूं मेरे लिए ही इस्तेमाल मत करना, ऐसे कैसे हो सकता है। भाई मैंने कार दी तो मैं अपने काम भी तो कराऊंगा ना, तो ये होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, सर हो सकता है घर के लिए कार अलग दी जाए, ऑफिस के लिए कार अलग दी जाए। तो ऐसे में अगर घर की कार अलग है, ऑफिस की कार अलग है,
अगर घर की कार अलग है, ऑफिस की कार अलग है, तो ऐसा हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट चांसेस आर देयर कि कार ऑफिशियल यूज के लिए, कार सिर्फ पर्सनल यूज के लिए शायद एम्प्लॉय को ना मिले, है ना। इसी तरह दूसरा केस देखिए सर, दूसरा केस क्या कहता है, हमने कहा ऑफिशियल यूज ओनली, आप कार को बस ऑफिस ऑफिस में इस्तेमाल करो, घर के इस्तेमाल में नहीं ला सकते। सर ये भी थोड़ा सा ना, थोड़ा सा लेस प्रोबेबल है। क्यों भाई, एम्प्लॉय को मैंने कार दी और कहा घर के काम से नहीं जा सकते, तो वो लेगा ही क्यों। सर कभी तो अपने पर्सनल काम से भी जाएगा ना, अदरवाइज वो कहेगा फिर एक काम करो, फिर आप गाड़ी को ऑफिस में ही खड़ा रखो, जब भी जाना होगा ऑफिस से ही चला जाऊंगा, मुझे चाहिए ही नहीं। सर कार का फायदा तो तभी है ना जब कभी फैमिली के साथ भी जाऊं, ठीक है। अच्छा, मेरे देने का फायदा तब है जब मैं अपने काम भी तो कराऊं। तो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पता है क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है पार्शियल ऑफिस यूज कार को पार्शियली ऑफिशियल यूज के लिए लाया जाए और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए लाया जाए। कभी कार से ऑफिस आए, ऑफिस के काम से जाए, कभी घूमने भी चला जाए, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो ऐसे में सर ये मेरे पास सी पार्ट आ गया, देखिए प्लीज। पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज, ऑफिशियल काम में भी आ रहा है और पर्सनल काम में भी आ रहा है। तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज। ऐसे में अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज में गाड़ी इस्तेमाल में आ रही है, तो अब हम अपने पास इसके ऊपर टैक्स कैसे लगाएं। इनकम टैक्स क्या कहता है इस पर्टिकुलर केस में, देखिए सर, अगर कोई कार पार्टली ऑफिशियल यूज में आ रही है, पार्टली पर्सनल यूज, तो एक बात याद रखिएगा सर, ऑफिशियल वाला एग्जम्प्ट होता है, पर्सनल वाला टैक्सेबल होता है। ऑफिशियल वाला एग्जम्प्ट होता है, पर्सनल वाला टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स एक्ट इस केस में ये कहता है कि सर ये बताइए, ये जो कार आपको दी गई, हमने अपने एम्प्लॉय को मोटर कार दी, मोटर कार फैसिलिटी की वैल्यू कितनी निकाली जाए, इसके लिए हमने अपने पास ना दो चीजों को बेस बनाया। हमने कहा ये बताओ, ये कार कौन सी है जो आपको देगी, कार छोटी कार है बड़ी कार है। सर मान लीजिए मैं किसी को एक छोटी सी कार दे देता हूँ, मारुति ऑल्टो, 5 लाख रुपए वाली, और मान लीजिए मैं किसी को फॉर्च्यूनर दे दूं, 50 लाख रुपए वाली। तो दोनों की फैसिलिटी बराबर है क्या। सर अगर मैं किसी को ऑल्टो देता हूँ 5 लाख, तो सस्ती कार छोटी कार, सर कम फायदा। लेकिन वहीं अगर मैं किसी को फॉर्च्यूनर दे दूं, सर महंगी कार बड़ी कार, ज्यादा फायदा, ठीक है ना। तो ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट कहता है पहले तो ये देखो कि कार कौन सी थी, और दूसरा आपको मोटर कार फैसिलिटी पे टैक्स लगाना है ना। एक चीज और देखिए सर, एक चीज और देखिए, आप ये देखिए रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन देता है। सर मैंने अपने एम्प्लॉय को कार दी और कार के साथ साथ पेट्रोल भी दिया, और सोचिए मैंने अपने एम्प्लॉय को कार तो दी, पेट्रोल नहीं दिया। सर अगर मैं सिर्फ कार देता हूं तो मैं बेनिफिट कम दे रहा हूं, और अगर मैं कार के साथ साथ पेट्रोल भी दे देता हूं, मैंने कहा भाई गाड़ी के अंदर फ्यूल मैं रिफिल कराऊंगा, सर दूसरे रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे दे देता हूं, तो ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है सर, फायदा ना ज्यादा पहुंचाया जा रहा है इस केस में। तो हमारे पास
पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूज में हम टैक्स कैसे लगाएं? सर देखिए प्लीज, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, यहां पर हमारे पास कार की दो कैटेगरीज, अप टू 1600 सीसी। सर अप टू 1600 सीसी एंड मोर देन 1600 सीसी। सर इंजन कैपेसिटी ऑफ कार अगर 1600 सीसी तक है, सर 1600 सीसी का ही है या 1.6 लीटर, एक ही बात है, ठीक है ना। तो दो कैटेगरीज हो गई हमारे पास कार की। पहली है छोटी कार, छोटी कार मतलब जिसकी इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी है। इस केस में वैल्यू ऑफ कार क्या होगी? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, टैक्सेबल वैल्यू। सर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार निकालनी है हमें। जी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, अगर कार छोटी है तो 1800 रुपये महीना होगा, अगर कार बड़ी है तो 2400 रुपये महीना होगा। बस एक कंडीशन का ध्यान रखिएगा, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब कार के साथ साथ हमने पेट्रोल भी दिया, कार तो दी ही, रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे के भी पैसे दिए। तो इस केस में इनकम टैक्स एक्ट कहता है आपको 1800 रुपये महीना पे टैक्स देना है। सर जिसपे हम टैक्स लगा रहे हैं ना, वो पर्सनल यूज है। हमने ये माना कि कार 1800 रुपये महीना पर्सनल यूज में इस्तेमाल हो रही है। सर सेकंड केस, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, हाँ जी सर, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर नॉट पेड बाय, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार क्या होगी? जी, अगर छोटी कार है तो छोटी कार की वैल्यू होगी 600 रुपये महीने, बड़ी कार की वैल्यू होगी 900 रुपये महीना। सर एक ऑफिस से फोन।
जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस पर्टिकुलर केस में अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे करता है तो हमारे पास जो टैक्सेबल वैल्यू होगी ना वो होगी 1800 रुपए और 2400। लेकिन अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे नहीं करता तो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू होगी 600 रुपए और 900, 600 एंड 900 रुपीज। सर ये टैक्सेबल वैल्यूज हैं, टैक्सेबल। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है हम इसको पर्सनल मान रहे हैं। ठीक है, इस केस में हमें कुछ नहीं देखना कि एम्प्लॉयर कितना एक्सपेंस करता है, क्या करता है, कैसे करता है। बस 1800, 2400, 600 और 900। अच्छा सोचिए अगर इस केस में ड्राइवर भी दिया हो तो इन दोनों ही केसेस की बात चल रही है। अगर शॉफर भी दिया है तो उसके 900 रुपए महीना आपको ऐड करने हैं इन एवरी केस। मतलब 1800 रुपए है ना, तो 1800 प्लस 900, 2700 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कार, छोटी कार, रनिंग एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस और ड्राइवर तीनों चीजें दी गई हैं तो मान लीजिए सर फॉर्च्यूनर दी, बड़ी कार दी, पेट्रोल के पैसे दिए 2400 रुपए, ड्राइवर भी दिया 900 ऐड कर दीजिए 3300। सर छोटी कार दी, ऑल्टो, पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, ड्राइवर दे दिया, तो 600 और 900 रुपए ड्राइवर के 1500 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने सिर्फ बड़ी कार दी 900 रुपीज, पेट्रोल के पैसे नहीं दिए 900 रुपए आएगा, और मैंने ड्राइवर दे दिया तो 900 प्लस 900, 1800 शैल बी टैक्सेबल। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, तो सर मैंने पहली बात की स्मॉल कार। स्मॉल कार से मेरा मतलब क्या है? इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ कार दी जाए 600 रुपए पर मंथ, कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाए 1800 पर मंथ। सर कार भी दी, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे दे दिए, ड्राइवर भी दिया। कार के होते हैं 1800, ड्राइवर के होते हैं 900, जोड़ लीजिए 2700 रुपये महीना टैक्स है। देखिए प्लीज, सर कार तो दी, रनिंग एंड मेंटेनेंस नहीं दिया, तो वैल्यू बनती है 600, प्लस ड्राइवर दे दिया 900, किया जाएगा 1500 रुपए पर मंथ। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सर अगर मान लीजिए इंजन कैपेसिटी मोर देन 1600 होती तो उस केस में क्या होता? सर अगर सिर्फ कार दे रहे हैं 900 रुपए, कार एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं 2400 रुपए, कार भी दे रहे हैं, पेट्रोल भी दे रहे हैं 2400, ड्राइवर भी दे रहे हैं 900, 3300 रुपये महीना आ जाएगा। ठीक है सर, कार तो दे रहे हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो 900, ड्राइवर दे रहे हैं 900, 1800 रुपये टैक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज।
तो सर इस तरह से हम अपने पास ना टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे मोटर कार की। जी सर, इस पूरे प्रोविजन में कहीं कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिए प्लीज। सर अब जरा सेकंड केस देखिए। व्हेन कार इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कार नहीं दी सर, कार नहीं दी, तो क्या दिया होगा? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, या फिर शॉफर, शॉफर दिया हो सकता है। ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस दे दिए, साथ में शॉफर दे दिया, या दोनों में से कोई एक चीज दे दी। अब हम अपने पास टैक्स कैसे लगाएं? इनकम टैक्स क्या कहता है सर? सेम है। ये बताओ किस पर्पज से दी? हो सकता है ऑफिशियल यूज के लिए दिया जाए। जी, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए दिया जाए, सर फुल्ली एग्जम्प्ट, ऑफिशियल वाले पे टैक्स नहीं लगता। पर्सनल यूज दिया जाए तो सर पर्सनल यूज वाला जो होता है ना, फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई एग्जम्पशन नहीं होती पर्सनल यूज पर। सर देखिए, कार तो हमने दी नहीं, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, शॉफर या ड्राइवर। सर अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर या अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, सर इन दोनों बातों का एक ही मतलब निकलता है। थर्ड पॉइंट देखिए प्लीज। पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज हुआ तो? सर मैंने एम्प्लॉय को कार नहीं दी, लेकिन मैंने कहा तुम्हारी कार में पेट्रोल डलवा दो। हाँ, पेट्रोल डलवा के तुम घूमने जाना चाहते हो या ऑफिस के काम से, वो तुम्हारी मर्जी। पेट्रोल डलवा के तुम घूमने भी जा सकते हो, ऑफिस के काम भी जा सकते हो। पर्सनल ऑफिशियल, पर्सनल, पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल यूज। तो सर जो अमाउंट स्पेसिफाइड
इन 1C1 था ना, 1C1 क्या था, देखिए ये था सर, 1C1 क्या था सर, फर्स्ट केस देखिएगा एक मिनट प्लीज। फर्स्ट केस था व्हेन मोटर कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, व्हेन मोटर कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। सी था पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, और वन था व्हेन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर। तो छोटी कार पे 1800 रुपए टैक्सेबल किए थे, बड़ी कार पे 2400 रुपए टैक्सेबल किए थे। सर जो टैक्सेबल होता है ना, वो हम ट्रीट करते हैं पर्सनल। इसको पर्सनल माना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा प्लीज, अब हम क्या करें, अमाउंट स्पेसिफाइड इन 1C1 shall be treated as spent on official use and shall be exempt from tax। सर ये जो 1C1 में अभी हमने 1800 2400 लिखे थे ना, इसको हम ये मान लेंगे ये ऑफिशियल पर्पस पर यूज हुए, और इनको एग्जम्प्ट कर देंगे। एनी बैलेंस अमाउंट, एनी बैलेंस अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। जो बचेगा उस पर टैक्स लगा दूंगा, जो बचे, ठीक है। तो ये जो 1C1 में अमाउंट था ना, ये एग्जम्प्ट है, इसको हमने ये माना है ऑफिशियल पर्पस पर खर्चा हो रहा है, ठीक है। 1C1 में 1800 2400 थे, 1800 2400 एग्जम्प्ट हो जाएंगे, और जो भी बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के जरिए बात को समझे, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए, रनिंग एंड मेंटेनेंस के, कार तो मेरी है नहीं, कार तो मैं, एम्प्लॉय अपनी यूज कर रहा है, कार एम्प्लॉय अपनी यूज करेगा, पेट्रोल के पैसे एम्प्लॉयर ने दे दिए। अब अगर छोटी कार है ना सर, स्मॉल कार, 1800 रुपए एग्जाम हो जाएंगे, 8200 टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ। बड़ी कार है तो 2400 रुपए एग्जाम हो जाएंगे, 7600 टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ। इस तरह से मैं निकाल लूंगा कितना ऑफिशियल कितना पर्सनल। ऑफिशियल वाला एग्जाम फ्रॉम टैक्स, पर्सनल वाला टैक्सेबल। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी आइए सर, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ना शुरू कीजिए। एक मिनट स्क्रीन को शो कर दूं। सर साथ साथ करेंगे तो इजी रहेगा। पहले 2 मिनट आप जरा इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कार इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड की है, अब हमें कार की वैल्यू निकालनी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए सर। मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ, पानी ले आऊं।
आइए सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। सर, हमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने पास ना अपने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड की है। व्हेन द कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। देखिए, अगर ऑफिशियल पर्पज से दे रहे हैं ना, तो ऑफिशियल पर्पज से हमारे पास क्या होता है? फुल्ली एग्जाम। टैक्सेबल होगा ही नहीं। पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं तो लगेगा सर टैक्स। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर्सनल यूज के लिए कार देता है तो देन इट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है। पर्सनल यूज के लिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार देता है तो इस पर टैक्स लगाया जाएगा। दिलीप सर, माइक्रोफोन ऑन है सर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया गया फुल्ली एग्जाम, पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया सर फुल्ली टैक्सेबल। कितने अमाउंट पर? देखिए ना प्लीज, केस वन की कैलकुलेशन करते हैं। सर, 5 लाख रुपए की कार दी तो इसका 10% 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सर, 7,500 रुपए महीना के हिसाब से रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे दिए, 1 साल के 90,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। और सर, 15,000 रुपए महीना के हिसाब से शॉफर की सैलरी दी, 1,80,000 रुपए इसके टैक्सेबल हो जाएंगे। सर जरा ऐड कीजिए ना प्लीज। 180 प्लस 90, 270 प्लस 50, 3,20,000 रुपए टैक्सेबल। ये रहे, है ना? सर, दूसरा केस देखिए प्लीज। हमने 6 लाख की कार दी, 60,000 इसके आ जाएंगे। 80,000 रुपए रनिंग एंड मेंटेनेंस के दिए, 80,000 रुपए इसके आ जाएंगे। तो सर, सेकंड केस में एम्प्लॉयर ने 6 लाख रुपीज वाली कार दी है, इसका 10% होगा 60,000 प्लस 80,000 रुपीज रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस के हैं, 80,000 इसका आ जाएगा। टोटल विल बी 1,40,000 विच शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। 1,40,000 रुपए एम्प्लॉय के हैंड्स में हम टैक्सेबल कर देंगे। थर्ड केस देखिए प्लीज। 10 लाख रुपए वाली कार दी, इसका 10% 1 लाख। 75,000 रुपए रनिंग एंड मेंटेनेंस के हैं, लेकिन पे कौन कर रहा है? सर, एम्प्लॉय पे कर रहा है। एम्प्लॉय जब एम्प्लॉय ने पे किया तो फिर इस पर टैक्स तो लगेगा ही नहीं, एम्प्लॉय ने पे किया है ना? और देखिए, शॉफर दिया है ड्राइवर, एम्प्लॉयर ने ड्राइवर दिया है, एम्प्लॉयर ने 8,000 रुपीज पर मंथ इसके हैं। सर, 96,000 ऐड कर दीजिए प्लीज। 1,96,000 रुपीज आ जाएगा। देखिएगा सर, 1,40,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, 1,96,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी केस में सर, इसी केस में देखिए प्लीज, अगर हम अपने पास पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल लेकर चलते तो सर उस केस में हम पता है सबसे पहले क्या देखते हैं? इंजन कैपेसिटी देखते हैं। 1200 सीसी छोटी कार है सर, छोटी कार है। 1600 सीसी तक छोटी होती है, 1600 सीसी के बाद बड़ी होती है। छोटी कार है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब 1,800 रुपए तो हो गए कार प्लस पेट्रोल के। और बताइए, ड्राइवर दिया है क्या? हाँ जी, दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है। 900 रुपए इसके जोड़ लीजिए सर, इंटू में 12, 2,700 इंटू में 12, 32,400 रुपए। 32,400 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। सेकंड देखिए प्लीज, सेकंड। सर देखिए, 1,400 सीसी की कार है, इसका मतलब छोटी कार है। पेट्रोल के पैसे एम्प्लॉयर दे रहा है, इसका मतलब 1,800 रुपए टैक्सेबल होंगे।
सर शॉफर है ही नहीं, 0, 21,600। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? आगे देखिए सर, थर्ड केस, थर्ड देखिए, 1500 सीसी की कार है, छोटी कार हो गई, 10 छोटी कार 10 लाख रुपए वाली, जिसके रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, इट इज पेड बाय एम्प्लॉय। सर 600 रुपए टैक्सेबल होंगे, है ना, 600 रुपए टैक्सेबल होंगे। आगे देखिए सर, ड्राइवर के पैसे एम्प्लॉयर दे रहा है, ड्राइवर के पैसे एम्प्लॉयर दे रहा है, हाँ जी, तो ड्राइवर के 900 रुपए ऐड कर दीजिए, 1500 इंटू 12, 18,000 रुपए टैक्सेबल हो जाए। ड्राइवर एम्प्लॉयर ने दिया है वो टैक्सेबल होगा, ड्राइवर एम्प्लॉयर ने दिया है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। और साथ में, साथ में हमारे पास कार एम्प्लॉयर ने दी है, पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, तो 600 रुपए कार के, 900 रुपए ड्राइवर के। सर जरा केस 4 देखिए प्लीज। 1600 सीसी की कार, सर अप टू 1600 स्मॉल कार मानी जाएगी, 1600 से ज्यादा पर बड़ी कार मानी जाएगी। तो ये तो अप टू 1600 है सर, छोटी कार मानी जाएगी, है ना सर। बस कार कार दी, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे भी एम्प्लॉय दे रहा है, ड्राइवर के पैसे भी एम्प्लॉय दे रहा है, तो 600 इंटू 12, 7200 रुपए टैक्स है। और आखिरी केस देखिए, 1800 सीसी बड़ी कार, सर बड़ी कार, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे एम्प्लॉयर ने दिए, तो 2400 रुपए महीना टैक्सेबल। शॉफर एम्प्लॉय का अपना है, 0 इंटू 12, कितना आ जाएगा सर? 2400 इंटू 12, 28,800 रुपए टैक्सेबल हो जाए। 28,800 रुपए। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। इस तरह से मैं अपने पास मोटर कार की वैल्यूएशन कर लूंगा। सर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का हो तो पूछ लीजिए। आगे लिखिए प्लीज। सर ये भी केस, कार प्रोवाइडेड है, ऊपर वाला भी कार प्रोवाइडेड था, अब कार नॉट प्रोवाइडेड का एक केस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए सर। इस केस में हमें बता रहे हैं कार इज नॉट प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड नहीं की। अगर ऑफिशियल पर्पज है तो फुल्ली एग्जम्प्ट। इस केस में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। सर अगर ये पर्सनल पर्पज है तो देखिए, कार तो एम्प्लॉयर ने दी नहीं, कार पे तो आप टैक्स लगा नहीं सकते। एम्प्लॉयर ने कार नहीं दी, कार इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कार एम्प्लॉय की अपनी है, ठीक है। अब देखिएगा सर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की कार के रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे दिए पर्सनल यूज के लिए, तो इट शैल बी टैक्सेबल, 8,500 रुपए इंटू में 12। साथ में बता रहे हैं शॉफर की सैलरी दी 18,000 रुपए, सर महीना नहीं, टोटल 18,000 रुपए दिए शॉफर के लिए। अब इनका जितना भी खर्चा हुआ हो हमें मतलब नहीं है, तो बस 8500 इंटू 12, 1,02,000 प्लस 18,000, 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा।
अच्छा सॉरी, एक चीज मैं देखना भूल गया सर, सैलरी पेड बाय एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई। शॉफर की सैलरी एम्प्लॉई अपने पास से दे रहा है, तो वो तो ऐड ही नहीं होगी। एम्प्लॉयर देता तो ऐड होती, एम्प्लॉई ने दिया तो ऐड नहीं होगी। ठीक है ना। बस 8,500 रुपए जो हमने रनिंग एंड मेंटेनेंस के दिए थे वो टैक्सेबल कर दिए जाए। नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर कार नहीं दी, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे दिए एम्प्लॉई ने, तो ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, है ना। सर शॉफर दिया, शॉफर एम्प्लॉयर थे, तो बस ये 5500 रुपए पे टैक्स लग जाएगा। एम्प्लॉई के पर्सनल यूज के लिए जो ड्राइवर है वो एम्प्लॉयर ने दिया, तो ये 5500 रुपए हमारे पास टैक्सेबल हो जाएंगे। थर्ड केस देखिए प्लीज। सर थर्ड केस में एम्प्लॉयर ने रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे दिए। थर्ड केस में एम्प्लॉयर नहीं, ड्राइवर के पैसे दिए, तो सर 120 प्लस 20, 1,40,000 शैल बी टैक्सेबल, ये आ गया देखिए 140। सर केस 4 देखिएगा। रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे एम्प्लॉय ने दिए हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे एम्प्लॉय ने दिए हैं, ड्राइवर एम्प्लॉयर का है। 3,300 इंटू 4, 3,300 इंटू 12, सॉरी नॉट 4। सर 12 महीने का निकलना था ना, मैंने गलती से 4 कर दिया। $39,600। सर लास्ट लास्ट केस में भी सिर्फ शॉफर ही दिया है हमने, तो 5,800 इंटू 12, 69,600। और सर ये था पर्सनल। अब हम आ गए हैं पार्टली ऑफिशियल। पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। सर अब देखिए जरा। सर कार हमने नहीं दी, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे दिए एम्प्लॉयर ने। जब एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे देगा, तो ये जो 8,500 है ना सर, सर छोटी कार है 1200 सीसी की, इसमें से जो अमाउंट स्पेसिफाइड इन 1C1 था 1,800 रुपए, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। 8,500 में से 1,800 एग्जम्प्ट, 6,700 टैक्सेबल। ये आ जाएगा 80,400, 80,400। सर ये 1800 कैसे आया वो प्लीज बताएंगे, जो 8,500 में चला तो हमने अभी डिस्कस किया था ना, एक मिनट में स्क्रीन चेंज कर लूं। हमने ये डिस्कस किया था कि जो अमाउंट स्पेसिफाइड था फर्स्ट केस के सी पार्ट के 1 में, उसको ऑफिशियल मान लिया जाएगा। ये देखिए 1C1 ये था, छोटी कार के 1,800 रुपए,
बड़ी कार के 2400 रुपए, इसको ऑफिशियल मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इंजन कैपेसिटी ऑफ मोटर कार इज अप टू 1600 सीसी और इज मोर देन 1600 सीसी, तो अब की बार ना ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। अमाउंट एग्जम्प्ट कितना? छोटी कार के 1800 रुपए महीना, बड़ी कार के 2400 रुपए महीना। मैम ये पैसे एग्जम्प्ट हो जाएंगे और जो भी बैलेंस बचेगा उस पर टैक्स लगा देंगे। ओके सर, थैंक यू। ये वेलकम। तो 1800 रुपए एग्जम्प्ट, बैलेंस पे टैक्स। एक बार देखिए जरा क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अच्छा अगर ड्राइवर होगा ना ड्राइवर, तो ड्राइवर के भी 900 रुपए आएंगे, ड्राइवर के 900 रुपीज एग्जम्प्ट हो जाएंगे, बैलेंस पे टैक्स लगा देंगे। तो देखिएगा प्लीज, जो भी हमने केस लिया था, पास हम ये कह रहे थे एम्प्लॉयर ने 8500 का फायदा पहुंचाया, हर महीने 8500 रुपए दिए, तो 8500 में से 1800 एग्जम्प्ट, बैलेंस पे टैक्स। दूसरा केस देखिए, केस 2, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे एम्प्लॉय ने दिए हैं, ये तो टैक्सेबल होगा नहीं। शॉफर के पैसे एम्प्लॉयर ने दिए, तो ये जो 5500 रुपए एम्प्लॉयर ने दिए, इसमें से 900 रुपए एग्जाम कर दीजिए, बैलेंस पे टैक्स लगेगा। यह आ जाएगा 4600 मल्टीप्लाइड बाय 12, 55,200 रुपए। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए, केस 3 में हमारे पास रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर ने दिए और शॉफर भी एम्प्लॉयर का। कार है 1700 सीसी की, 1700 सीसी बड़ी कार है, तो 1,20,000, इसमें से माइनस कीजिए 2400 रुपए महीना। ये वैल्यू हुई कार की। और शॉफर, शॉफर भी तो दिया है, 20,000 रुपए शॉफर के दिए हैं, इसमें से 900 इंटू 12 हमारे पास एग्जाम हो जाएंगे। देखिए प्लीज, ये आ जाएगा 91,200 प्लस 9,200, 1,04,000। हाँ जी, फोर्थ देखिए प्लीज, केस 4, हमारे पास ना जो रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो एम्प्लॉय ने दिया है, टैक्सेबल नहीं होगा, बस ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर ने दी, तो 3,300 में से 900 एग्जाम हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12, 24 इंटू 12, 28,800 रुपए। और फिफ्थ एंड लास्ट, रनिंग एंड मेंटेनेंस के पैसे एम्प्लॉय ने अपने पास से दिए हैं, टैक्सेबल नहीं होंगे, 5,800 रुपीज ड्राइवर के दिए जा रहे हैं, 900 रुपए माइनस कर लीजिए, 5,800 माइनस 900 इंटू में 12 इज 58,800। इस तरह से ये हमारे पास हमारी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार निकल आएगी, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार 58,800 रुपीज।
यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो इस तरह से हम अपने पास कैलकुलेशन कर लेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार की। पहले केस में हम ये कह रहे थे कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, दूसरे केस में हम कह रहे हैं कार इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। कार अगर प्रोवाइड हो तो कैलकुलेशन कैसे करें, नॉट प्रोवाइडेड हो तो कैलकुलेशन कैसे करें। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर अगले कंसेप्ट पर आइए। एक दो छोटी छोटी सी बातें और डिस्कस कर ले कार के रिलेशन। सर हमने ना एक कंसेप्ट डिस्कस किया था किसी भी परक्विजिट के केस में। If any amount is recovered from employee for any perquisite, it shall be deducted from if any amount is recovered from employee for any perquisite, it shall be deducted from the taxable value of that perquisite. सर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई प्रपोजिट दे 100 रुपए वाला और उससे 20 रुपए चार्ज कर ले, तो फायदा 80 का माना जाएगा, 100 का नहीं माना जाएगा, है ना। तो अब सोचिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी मोटर कार। सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी दे ऑफिशियल यूज के लिए, तो फिर तो ये टैक्सेबल ही नहीं होती, फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी दे फॉर पर्सनल यूज, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है ना। सर अगर यहाँ कोई अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई है, सर मैंने एम्प्लॉय को कार दी और कार देकर कहा कि बेटा अब कार आप यूज करो, 2,000 रुपये महीना दे देना मुझे, तो ये जो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई है ना, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वो डिडक्ट कर देंगे
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार में से जितने भी पैसे मैंने अपने पास एम्प्लॉय से रिकवर कर लिए वो टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस कर दो अगर पर्सनल यूज के लिए है तो, और अगर फॉर पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल यूज है तो सर अगर कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज के लिए दी जाए ना तो हम ऑलरेडी बड़ा नॉमिनल अमाउंट टैक्सेबल कर रहे हैं सर। 1800 रुपये महीना टैक्सेबल होगा, 2400 रुपये महीना टैक्सेबल होगा। इसलिए सिर्फ एक ऐसा परपोजिट है, ओनली वन सर, सिंगल परपोजिट। ये जो अमाउंट रिकवर्ड है ना, it shall not be deducted, shall not be deducted while calculating taxable value। इसका टैक्सेबल वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर। ठीक है ना, तो ये जो कुछ भी अमाउंट आएगा इग्नोर, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सिर्फ एक परपोजिट है जिसमें अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट नहीं होता, मोटर कार गिवन फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज, मोटर कार फैसिलिटी। अब वो कार के साथ हो या बिना कार के, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर अगर कार एम्प्लॉय की है तब भी नहीं करेंगे? तो भी नहीं करेंगे, कार प्रोवाइड की जाए या कार प्रोवाइड ना की जाए। ठीक है, अगर मैं कोई भी अमाउंट रिकवर कर रहा हूं इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज। यहां पर एक कंसेप्ट और है, वो है पूल ऑफ कार्स। पूल, पूल मतलब ज्यादा, पूल ऑफ कार्स मतलब मल्टीपल कार्स। If employee has been provided with more than one cars, with more than one car, सर अगर हमने एम्प्लॉय को एक के बजाय दो तीन चार गाड़ियां दे दी, सर सीनियर एम्प्लॉय था, हमने कहा एक गाड़ी आपके लिए, एक आपकी फैमिली के लिए, एक गाड़ी आपके लिए, दो आपकी फैमिली के लिए, मिसेज यूज करेंगी, बच्चे यूज करेंगे, घर वाले इस्तेमाल करेंगे, तो सर एम्प्लॉय एक ही कार तो ऑफिशियल यूज में ला सकता, एक ही कार तो अपने यूज में ला सकता है ना, बाकी तो घर पे ही इस्तेमाल हो रही होगी। तो ऐसे में जितनी गाड़ियां घर पे इस्तेमाल हो रही हैं वो तो पर्सनल है ना। तो हमने कहा सर चार गाड़ियां दी, तीन गाड़ियां पर्सनल, तीन गाड़ियां दी, दो गाड़ियां पर्सनल, अगर एक दी, अगर दो दी तो एक पर्सनल। और सर जो एक इसको दी गई ये भी कभी तो पर्सनल इस्तेमाल में आती होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि कभी पर्सनल यूज में लाएगा ही नहीं। तो इफ द एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड विद मोर देन वन कार देन वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। shall be done as under value of any one car at the option, ऑप्शन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय,
एक गाड़ी की वैल्यू निकाली जाएगी एज इट इज यूज्ड फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज। पार्टली ऑफिशियल मान लीजिए, पार्टली पर्सनल मान लीजिए, एंड वैल्यू ऑफ ऑल अदर कार्स इनको आप वैल्यू निकालेंगे एज यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। इसको पर्सनल यूज की तरह कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो कोई भी एक कार आप पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मान सकते हैं, और बाकी की जितनी भी कार्स हैं उनको उनको आप मानेंगे वो पर्सनल यूज में आती हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये पूल ऑफ कार्स है, पूल ऑफ कार्स। पूल ऑफ कार्स मतलब, पूल ऑफ कार्स मतलब जब असेसी एक से ज्यादा गाड़ियां उसको एम्प्लॉयर देता है, तो एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार्स दे दी, उस केस में कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हम डिस्कस कर रहे थे। अगर एक कार है तो एक में तो कोई इशू ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा गाड़ियां दे दी जाएं तो एक को मानेंगे पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, बाकी को मानेंगे पर्सनल। कौन सी कार पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल? जो एम्प्लॉय सेलेक्ट करे वो। जी सर वो क्वेश्चन में मेंशन होगा या एम्प्लॉय की खुद की चॉइस है? मैम, एम्प्लॉय की खुद की चॉइस है। ऐसे में हमारे पास ना हमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी कौन सी कार पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानने में हमारे लिए फायदा हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमें दो गाड़ियां बताई जाए, एम्प्लॉयर ने बताया एम्प्लॉय को दो गाड़ियां मिलेंगी, तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें क्वेश्चन में दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फर्स्ट कार सेकंड कार। इसको मानिए पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, इसको मानिए पर्सनल, वैल्यू निकाल लीजिए। या फिर इसको मानिए पर्सनल, इसको मानिए पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, वैल्यू निकाल लीजिए, टैक्सेबल वैल्यू। इनमें से विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। बेनिफिशियल क्या होगा? इस वैल्यू का ज्यादा होना या कम होना? मैम कम होना, टैक्स कम आएगा ना कम वाले केस में, तो इसमें से जो भी कम होगा ना हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें केस बना के केस 1 एंड केस 2 करके, जैसे एसओपी यस में यस, हाउस जी प्रॉपर्टी में करते थे, वैसे ही बिल्कुल करना। मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं कि भाई ये हम अपने पास अलग अलग ले लेते हैं कि डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कौन सी, बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो ये हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कंप्लीट होता है और साथ में परक्विजिट्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है सर, हमारे पास ना सैलरी में हमने डिस्कस किया था चार पार्ट्स हैं, चौथा बहुत छोटा है। पहला था अलाउंस, दूसरा था परक्विजिट, दोनों खत्म हो गए। अब हमारे पास बचता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अदर्स में कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं जैसे डिडक्शंस। ठीक है, तो अब हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट्स स्टार्ट करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी भी तरह का हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर अलाउंसेस में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम करते हैं उनका जो अलाउंस मिलता है वो न्यू रिजिम में क्या एग्जम्प्ट होता है? मैम न्यू रिजीम में उसकी एग्जम्पशन नहीं मिलती। न्यू रिजीम में सेक्शन 1014 वाले अलाउंसेस की एग्जम्पशन नहीं मिलती। सिर्फ चार अलाउंसेस बचे हैं अब न्यू रिजीम में। पहला, अगर कोई एम्प्लॉई हैंडीकैप्ड है और उसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए 3200 रुपये महीना की उसको छूट मिलेगी। सेकंड, हमारे पास अगर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है
ऑफिशियल ड्यूटी से एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए। डियरनेस डेली अलाउंस, नॉट डियरनेस, सॉरी नॉट डियरनेस, डेली अलाउंस, डेली ऑफिशियल ड्यूटी पर मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, जहां मैं गया दिल्ली से मुंबई चला गया, वहां का डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसा मिला। और चौथा, अगर हमें पैसे मिलते हैं कन्वेंस अलाउंस के, ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, लोकल ट्रैवलिंग, बस ये एग्जम्पशन है और कोई एग्जम्पशन नहीं। ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाला नहीं मिलता सर फिर? नहीं मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू वेलकम। सर, रेंट की एकोमोडेशन में जो चेंजेस आया है ना इंडेक्सेशन का, वो वाला पूरा प्रॉब्लम अगर कर दीजिएगा तो अच्छा होता है। सर मैं रिपीट कर दूंगा, एक क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करके दिखा दूंगा एक बार। हाँ सर, बहुत अच्छा होगा। ठीक है सर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल। सर कल की जो हमारी क्लास है ना, वो आईटीओ